Assalamualaikum. Today we are going to discuss S and P block elements. So basically इसको स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए. हम मतलब बिल्कुल शॉर्ट से कॉन्सेप्ट्स लेंगे ताकि जो आके वर्डिंग ड्यूरिंग लेक्चर्स यूज़ हो वो आपको ईजीली क्लैरिफाई कर सके. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ की तरफ चलते हैं. ये प्रपोज किसने किया था? मूसले ने. इस बात को याद रखने. अब है क्या कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है. अब व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज समथिंग रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. जो फोकस करने की बात है उसको मैं तो सर्कल कर रही हूँ. रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. उसके बाद व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? तो एलिमेंट्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर. इस तरह एलिमेंट्स इंक्रीज़ हैं कि उनके प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं. इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है. अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ही हमें ग्रुप नंबर शो होता है कि व्हाट इज़ ग्रुप नंबर. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. हम ग्रुप 1A की जब बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. ग्रुप 2A की बात करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. सिमिलरली पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इस बात को आप इस तरह भी याद रखें कि अलॉन्ग द पीरियड्स नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वही जो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर ये न्यूक्लियस है हमारे पास. ठीक है. आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा. उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर ही डिवीजन होती है मेटल्स की नॉन मेटलॉइड्स की और मेटलॉइड्स की. अब मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विद 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बोरॉन. ठीक है. ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको मेटल्स बोला जाता है. इसके अलावा नॉन मेटल्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 to 7 है. अब इसमें हमारे पास ग्रुप 1A आ जाता है, ग्रुप 2A आ जाता है और ग्रुप 3A आ जाता है विद द एक्सेप्शन ऑफ बोरॉन. बोरॉन मेटल नहीं है. नॉन मेटल में हमारे पास ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A, हेलोजन वगैरह ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं. ये हम ना बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें ताकि हमें ना ड्यूरिंग लेक्चर किसी किस्म की परेशानी ना हो. ठीक है. ये बेसिक टर्म्स हैं. आई होप सो आपको पता ही होगा बट एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगी. अच्छा, नेक्स्ट है पीरियड्स. पीरियड्स आपको पता है हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट है और इनको हम अरेबिक न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं. किस तरह के? 1 to 7. हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स भी होते हैं, वेरी शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, वेरी लॉन्ग भी होते हैं. ये वाली बात आपने याद रखनी है. नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट अलॉन्ग द पीरियड. ये वाली बात इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं. अब आते हैं जो मेजर हमारा टॉपिक है ना उसकी तरफ चलते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए नाम से ही पता लग रहा है. ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर एस ऑर्बिटल अंडर प्रोसेस ऑफ फिलिंग है इनको हम लोग या फिर फिल और हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड. ठीक है. ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब ये भी डिवीजन है विद इन द पीरियोडिक टेबल. एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है. अब ये डिवीज़न किस तरह की? एस ब्लॉक है, पी है, डी है. अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ये डिवीज़न वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिवीज़न इस तरह बेस करती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में लाई कर रहे हैं या कौन से ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है. ठीक है. अब ग्रुप 1A एंड 2A को तो हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक हो गया.
ग्रुप 1A को, एक सेकेंड, ग्रुप 1A जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A को बोलेंगे हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, एक्सेप्ट मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। अभी हम चलते हैं और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। अच्छा, ये लोग क्या होते हैं, दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट, अभी सिर्फ सुनो आप, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बेसिक, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना आगे हम पढ़ेंगे, और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, यानी ऑक्साइड्स ऐसे और हाइड्रोक्साइड ऐसे, दे आर बेसिक इन नेचर। इन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अच्छा देखो, ये मैं लिख रही हूँ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, इसको छोड़ो, इसको ना लिखो, वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी रुबीडियम की रिएक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू लिथियम ज़्यादा है, उसके पास एबिलिटी टू रिएक्ट ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं लिथियम एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम ज़्यादा स्टेबल है या कम रिएक्टिविटी शो करेगा। उसके अलावा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव को आप इस तरह याद करेंगे, आगे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ करती है, तो ये क्या है, ग्रुप 1A है, बिल्कुल स्टार्ट में है ना पीरियोडिक टेबल के, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, ठीक है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी कम है, तो इसका मतलब है कि इन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये लोग कोई अट्रैक्टिव पावर लगा ही नहीं, मतलब लगा रही हैं लेकिन बहुत कम, मिनिमम लगा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत आसान है, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यही प्रॉपर्टीज़ की इसको भी डिफाइन कर रही है, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वही बात, पी है तो पी ऑर्बिटल इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग और हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा, ये आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब है ना, देखो आपको पता है कि एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को कम्यूटेट करता है, 2, पी ऑर्बिटल्स कितने करता है और डी कितने करता है, ये आपको पता है, ठीक है ना, 2, 6, 10, 14। इसका मतलब है कि पी, ये अच्छा, ये जो है ना, ये वैलेंस शेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो एन है ना, ये वैलेंस शेल शो कर रहा है हमारे पास, तो वो इसका मतलब, इसको 1 to 6 शो करने का मतलब है कि पी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है। डेफिनेशन से पता लग रहा है ना, इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग और हैज़ फिल्ड। अब अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग तब होगा जब लेस देन 6 होगा, और कम्प्लीटली फिल्ड यानी 6 हो गया। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A हेलोजेंस एंड 8A नोबल गैसेस, ठीक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड है। अब चलते हैं जो काम की बात है, जैसे मतलब यहाँ से भी MCQs बनते हैं आपके, इसको देखते हैं। देखो, अब मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसके हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे, उसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये देखो, इधर तक बताते हैं। ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये इसके आउटर मोस्ट शेल, और फॉर एग्जांपल ये इसका वैलेंस शेल, ये पड़े हुए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एटॉमिक रेडियस होता है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वर्ड पे ना फोकस करना है आपने, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं एवरेज क्यों बोल रही हूँ, एवरेज बोलने के मकसद है कुछ मेरे, ऑब्वियसली हर वर्ड का एक पीछे यूज़ करने का कोई ना कोई तो मकसद होगा। एवरेज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना एटॉमिक रेडियस बिल्कुल आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, सबसे पहली बात, इसको यहाँ लिख लेते हैं।
सबसे पहले तो आपको पता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वैलेंस शेल है। एटम की ना कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, मतलब हमें एक्यूरेटली नहीं पता कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेंगे। जब हमें ये बात ही नहीं पता एक्यूरेटली, तो फिर हम कहाँ से मेजर करेंगे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। दूसरी बात, आइसोलेटेड एटम बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं हमें। अक्सर एटम, मतलब ये अभी तो ये देखें आइसोलेटेड एटम है, लेकिन ऐसा रियल में होना बहुत मुश्किल है। यूजुअली क्या होता है कि एटम्स बॉन्डेड फॉर्म्स में होते हैं, कोई ना कोई बॉन्ड बनाया हुआ होता है उसने किसी के साथ भी, तो फिर इसीलिए इनका एटॉमिक रेडियस फाइंड करना इसलिए मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि वो बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। अब इन चीज़ों को अब मुहैया तो करना ही है ना, डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस तो मुहैया करना है, तो इसलिए हम वर्ड एवरेज यूज़ करते हैं। अब यही वजह है कि अब हम लोग आयनिक रेडियस भी पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियस भी पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस भी पढ़ेंगे। जब हम एटॉमिक रेडियस करेंगे तो इसका मतलब है हम आइसोलेटेड की बात करें। जब हम कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे तो इसका मतलब है जो एटम हम पढ़ रहे हैं वो दे आर बॉन्डेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा जब हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो इसका मतलब है दे आर बॉन्डेड थ्रू आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जो एटम अंडर कंसिडरेशन है, जो आयन्स अंडर कंसिडरेशन है बेसिकली, वो इस वक्त आयनिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, तो हम उनका रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह तो वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी हर दफ़ा, आइसोलेटेड की अलग आएगी, कोवेलेंट में अलग आएगी, तो इसलिए आप लोग ना एवरेज डिस्टेंस फाइंड करते हो, ठीक है। अब इसके ट्रेंड्स देख लेते हैं। अच्छा, इसको ना ज़्यादा डिटेल हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अभी हम बस जल्दी से गो थ्रू करेंगे। देखो, सबसे पहले ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसके अलावा अलोंग द पीरियड्स, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड्स। अब देखो इंक्रीजेज, अब अगर ग्रुप की बात की जाए ना, तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द ग्रुप इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करता है। अगर पीरियड्स की बात की जाए तो शील्डिंग इफेक्ट तो सेम रहता है, बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते रहते हैं न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का अफेक्टिव चार्ज बढ़ता है। अफेक्टिव चार्ज बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इसको अपनी तरफ खींचेंगे और फिर एटम का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आयनिक रेडियस का भी सेम ट्रेंड है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा देखो, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनमें वेरिएशन है। इसके हम ग्राफ को देखेंगे ना, हमें तब ज़्यादा चीज़ें ना जहन में बैठेंगी। अगर मैं ग्रुप 7A की बात करूँ ना, ग्रुप 7A में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, हेलोजेंस आ जाते हैं। अगर हेलोजेंस की बात की जाए तो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं हेलोजेंस की बात करूँ तो उसमें तो दे आर सिंपली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, आयोडीन की हमने बात डिस्कस की हुई है। कि कब डिस्कस की थी, जब हमने कहा था कि आयोडीन में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है लेकिन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एल्कली मेटल्स के लिए और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए आपने बात याद रखनी है कि डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब दोबारा वेरिएशंस पीरियड्स में भी आ रही है। पीरियड्स में क्या आ रही है कि 1 से लेकर 4A तक, ठीक है, या आप कह लो कार्बन तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन तक तो इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा 1 से लेकर 4A तक इंक्रीज़ हो रही है, आगे 4A से ऑनवर्ड 8A तक यानी अप टू नोबल गैसेस ये डिक्रीज़ हो रही है। तो आप कहोगे कार्बन है ना, ग्रुप 4 के जितने भी हैं, कार्बन है, सल्फ़र है, सल्फ़र नहीं है, सॉरी, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सब आप इनको जब भी मेंशन करोगे या आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ग्रुप 4A के
ग्रुप 4A के मेटल्स को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। बाकी उसके ऑनवर्ड ग्रुप 5A से ग्रुप 7A तक डिक्रीज़ हो रही है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप एंड इंक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। अच्छा, ये जो एक इस तरह मैं याद रखती थी, अब ये देखो, वैसे तो इन सब में लॉजिक्स हैं, क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, हमें पता है। बट इस एक चीज़ इस तरह है कि अगर जल्दी में करना हो तो इस तरह मैंने याद किया था कि जिन प्रॉपर्टीज़ के आखिर में वाई आ रहा है ना, वो डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड है और इंक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप है। वो डिक्रीजेज उनका डिक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप एंड इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड। इस तरह उनका ट्रेंड है, जिनकी आखिर में, जिन प्रॉपर्टीज़ के आखिर में वाई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये क्या है? अलॉन्ग द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है एंड अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ कर रहा है। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनकी रीजंस में नहीं जा रही क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी सेम है, वाई आ रहा है आखिर में। अच्छा, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर को आप इस तरह याद रखो कि इट इज़ बेसिकली एबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये मेटालिक करेक्टर है। अब ये भी इंक्रीजेस अलॉन्ग द ग्रुप है और इंक्रीजेस अलॉन्ग द ग्रुप है, डिक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड। इसका ट्रेंड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब यहाँ पे मैंने सब मेंशन किए क्योंकि हमने नीचे ना ग्राफ डिस्कस करने थे इनके। ऑल तो ये हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस पर ना हमें स्पेशल फोकस करना है। अब देखो, वो कह रहे हैं ग्रुप 1A एंड 2A की अगर बात की जाए तो अलॉन्ग द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स की बात की जाए तो इधर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। 1A एंड 2A के ग्रुप 1A एंड 2A अलॉन्ग द पीरियड अलॉन्ग द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रही है, बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। उसके बाद है पीरियड्स में, अलॉन्ग द पीरियड्स ग्रुप 1A से 8A तक जाते हुए हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके ग्राफ्स के बारे में। अब देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको आपने इनके ग्राफ्स को माइंड में रखना है। अब ये मैंने एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बनाया फॉर सेकेंड पीरियड, और ये मैंने एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बनाया फॉर थर्ड पीरियड, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बनाया है फॉर ग्रुप 2A। ये पीरियड्स के लिए है, ये ग्रुप्स के लिए है। ये ग्रुप 2A के लिए है और ये ग्रुप 7A के लिए। अब इनके ना एलिमेंट्स लिखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी लिथियम सेकेंड पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड में आपको पता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा। थर्ड पीरियड के एटॉमिक रेडियस की बात करूँ मैं, क्या ट्रेंड फॉलो होगा, तो इसका भी सेम वही ट्रेंड है कि अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन,
एंड फॉस्फोरस इसके अलावा सल्फ़र भी होता है, ठीक है। उसके बाद आई गेस यस क्लोरीन होता है, फिर आर्गोन होता है। ये मतलब आगे चला गया है क्योंकि ग्राफ मैंने छोटा बना दिया। उसके बाद ग्रुप में आपको पता है इंक्रीजेज अलॉन्ग द ग्रुप होता है एटॉमिक नंबर, इन दोनों का सेम ट्रेंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं, ये मतलब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये बात समझने वाली है, मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन थी, ठीक है। हमने कहा था अप टू ग्रुप 4A, ठीक है, अप टू ग्रुप 4A मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा था, उससे ऑनवर्ड अप टू ग्रुप 8A मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा था। तो देखो 1 2 3 4 ग्रुप 4A तक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आ गया यहाँ पे, उसके बाद फर्दर नियॉन तक जाते जाते डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद ये देखो इसमें एक एक्सेप्शन आ गई, ये देखो ज़रा अभी बताते हैं इसमें क्या एक्सेप्शन है। इसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सिलिकॉन का, क्यों, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4A। उसके बाद आप देखेंगे नीचे जाते जाते नीचे या ग्रुप 8A तक पहुँचते पहुँचते इनकी वैल्यूज़ कम हो गई। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि हमने अकॉर्डिंग टू ट्रेंड तो पढ़ा था कि ग्रुप 4A से ग्रुप 8A तक डिक्रीज़ होगा मेल्टिंग पॉइंट, बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सल्फ़र का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सल्फ़र ना एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की बहुत टाइट पैकिंग होती है। तो टाइट पैकिंग को आपको पता है जितनी टाइट पैकिंग होगी उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, तो इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो इसलिए सल्फ़र की एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस एक्सेप्शनली हायर ये मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है। उसके अलावा डाउन द ग्रुप इधर भी हमारे पास एक्सेप्शन आती है, ये देखना है आपने। इधर क्या है, डाउन द ग्रुप वैसे हमने क्या पढ़ा था कि डिक्रीज़ होगी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम का ना एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम में हेक्सागोनल पैकिंग पाई जाती है इसलिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी ये नॉर्मल है। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसको आप देखो, इसमें इसके भी हमने एक्सेप्शन ये सब हमने पढ़ ली हैं बातें, बट ये एक तरह का ओवरव्यू है, मतलब अच्छी बात है, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आपको वेटेज समझ आ जाएगी कि इन एक्सेप्शंस की, इन वैल्यूज़ की कितनी ज़्यादा, इन प्रॉपर्टीज़ की कितनी ज़्यादा वेटेज है। अच्छा जी, आयनाइजेशन एनर्जी के आप लोगों को एक्सेप्शन पता है कि इसमें क्या होता है कि दो एक्सेप्शन होती हैं। 2A जो होता है ग्रुप 2A ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है एज़ कम्पेयर टू 3A, और इस तरह 5A 6A से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है। तो ये देखो अब आपको समझ आ जाएगा। 2A क्या है, बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा शो कर रहा है, और यहाँ पे 5A नाइट्रोजन किससे बिलोंग करता है, 5A एज़ कम्पेयर टू 6A के ऑक्सीजन से ज़्यादा शो कर रहा है। सेम यहाँ पे थर्ड पीरियड की बात अगर की जाए तो मैग्नीशियम किससे बिलोंग करता है, सेकंड से, और एलुमिनियम किससे बिलोंग करता है, थर्ड से। इसके अलावा फॉस्फोरस किससे बिलोंग करता है, 5 से, सल्फ़र करता है 6 से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हमें समझ आ रही है, ठीक है। इसका बहुत ना करेक्टरिस्टिक्स का आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, पेपर में आपको ना ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स लिख दिए वो, बस आपको लिखा होगा, अगर MCQ पूछा जाता है तो बस सिंपल यही लिखा होगा कि आपको पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, और हमें बताएं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। इस ग्राफ को स्टडी करें और फिर स्टडी करके बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा ट्रेंड्स अलॉन्ग द ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह डिक्रीज़ करती है अलॉन्ग द ग्रुप, ठीक है। इनको जहन में आपने रखना है, क्योंकि ये देखिए ये ना करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनको रखना है आपने। ये नहीं कि आपने कहना कि देखो कम हो रहा है तो उसको छोड़ दो। ये जहाँ पे देखो यहाँ पे कितना स्लाइट सा फ़र्क आ रहा है दोनों में, इसको भी जहन में रखना है। अच्छा, अब रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप 1A यानी अल्कली मेटल के रिएक्शन। आपको पता है ग्रुप A को याद करने का, ऐसे ये हर एक का अपना तरीका होता है पीरियोडिक टेबल याद करने का। हाली ने की रब से फरियाद, इस तरह मैंने तो इस तरह किया, सबने, ये बहुत कॉमन सा निमोनिक है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है,
ठीक है, माशाल्लाह मैंने सोडियम डाला ही नहीं है। अब ठीक है, अब सबसे पहले देखो रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद, अच्छा मैंने ना फुल कॉन्सेप्ट नहीं लिखा यहाँ पे, फुल बुक का टेक्स्ट उठा के नहीं लिखा। जो बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मैंने वही लिख दी है, ठीक है। जो मतलब ये जो इसके बाद आप बुक रीड तो करोगे, बट जो मोटे मोटे मेजर पॉइंट्स हैं ना, मेजर चंक्स जो हैं वो मैंने यहाँ लेक्चर में मेंशन किए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, जब रिएक्शन विद वाटर होगा तो आपने सबसे पहले बात याद रखनी है कि इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एल्कली मेटल का जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरी बात, जब लिथियम, सोडियम और पोटाशियम यानी पहले 3 एलिमेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो दे फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। रिलीज़, या प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, रिलीज़ हाइड्रोजन गैस, और बनाते क्या, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH, जिसके अंदर OH एडिशन जैसे NaOH। एक्सोथर्मिक की बात हमने कर ली, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना है कि जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ना, ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी अगर LiOH, NaOH और KOH मेंशन है तो आपको पता होगा, समझ आ गई होगी इस लाइन से कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये देखो, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर सो रिएक्टिव दैट दे इवन रिएक्ट एट -100 डिग्री सेल्सियस। इतनी हार्श कंडीशन है -100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये इस टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा हाँ, इस तरह करके भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ डैश विद वाटर बिकम्स मोर एंड मोर विगोरस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो आप तो समझ आ जाएगा कि हमने रिएक्टिविटी जब हमने हाइड्रोक्साइड्स की, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्टिविटी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद वाटर हो गया, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पे हमने बात जो जहन में रखनी है वो ये कि 3 तरह के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड्स, उसके बाद पैरोक्साइड, अब सुपर ऑक्साइड्स। लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम हमारे पास पेरोक्साइड बना रहा है। पेरोक्साइड क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन, अब ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चैप्टर्स में बातें पढ़ी थी, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो, उनको पेरोक्साइड्स कहते हैं। सोडियम पेरोक्साइड्स बनाएगा, लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएगा। उसके अलावा बस इन दोनों ने एक्सेप्शन दिखा दी, क्या लिथियम ने नॉर्मल बना दिया, L से लिथियम, नॉर्मल के आखिर में L आ रहा है तो लिथियम ने नॉर्मल ऑक्साइड बनाया, नो प्रॉब्लम। NP, सोडियम ने बना दिया पेरोक्साइड। बाकी जितने भी एल्कली मेटल हैं वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक है, जैसे K+O2, KO2। सुपर ऑक्साइड्स में क्या होती है, एल्कली मेटल ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फ्रैक्शनल होती है -1/2। अच्छा, नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल अदर देन Li2O आरंट फॉर्म डायरेक्टली। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये वाला रिएक्शन है जो डायरेक्ट, ये प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली हमें ऑब्टेन हो रहा है, ये रिएक्शन। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन है डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होता। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, हमें डायरेक्ट रिएक्शन से ऑब्टेन नहीं हो रहा। किस तरह होता है, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब वो इनडायरेक्ट मेथड कौन से हो सकते हैं, रिड्यूसिंग पेरोक्साइड्स या फिर नाइट्राइट,
ठीक है, ये तरीके हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ लिथियम हमारे पास डायरेक्टली विद इस वाले रिएक्शन से ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन अगर हमने बाकी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड ऑब्टेन करना है तो उसके पास हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, उनके थ्रू हमारे पास ऑब्टेन होगा। उसके बाद चलते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन। अच्छा, जब एल्कली मेटल का हेलोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? हैलाइड्स। उसके अलावा जो बातें याद रखने वाली हैं, लिथियम एंड सोडियम रिएक्ट स्लोली एट रूम टेम्परेचर, मोल्टन सोडियम बर्न्स विद ब्रिलियंट येलो फ्लेम इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये फ्लेम का कलर आपने याद रखना है। ये फ्लेम का कलर कब आ रहा है? जब सोडियम मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, पोटेशियम सीजियम एंड रुबीडियम रिएक्ट्स विगोरसली। अब इससे आपको समझ आ रही होगी, देखो कि इसका ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये लिख दिया मैंने ग्रुप। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि लिथियम और सोडियम स्लोली रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि ये तीनों बहुत विगोरसली रिएक्ट करें। इसका मतलब है जब हेलोजेंस के साथ या क्लोरीन, स्पेसिफिकली क्लोरीन मेंशन है, क्लोरीन के साथ ग्रुप 1A रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी सेम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप हो रही है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ये मेरे पास ना फ्लेम कलर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हमने ये सोडियम का तो हमें याद हो गया ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा के ब्रिलियंट येलो फ्लेम कलर होता है जब ये क्लोरीन एटमॉस्फेयर में बर्न होता है। इसके अलावा लिथियम का क्रिम्सन रेड है, पोटेशियम का वॉयलेट है, रुबीडियम का रेड है, सीजियम का ब्लू है, कैल्शियम का ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम का तो समझ आ गया, पता ही होगा, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड है, बेरियम का पेल ग्रीन है, उसके अलावा कॉपर का ब्लू ग्रीन है और जिसका ग्रेश वाइट है। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ ग्रुप। अब जब 1A ख़त्म हो गए यहाँ पे, अब हम पढ़ने लगे ग्रुप 2A के रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A मेटल्स विद वाटर। ग्रुप 2A के लिए BMgCa, इसके लिए भी आप कोई भी निमोनिक बना सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन बनाना मस्ट है, आपको आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल तो फिंगर टिप्स से होना चाहिए, इसके अलावा आपसे काम नहीं चलेगा, वरना आगे यही वाले MCQs आएंगे। एक्सेप्शन में से तो लाजमी MCQs आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो बातें मैंने बताई हैं उनमें से लाजमी MCQs आएंगे, और वो तभी सॉल्व हो सकती है जब आपको पीरियोडिक टेबल पे ग्रिप होगा। ठीक है, सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवाना है हमने? वाटर के साथ बात हो रही है, किसकी? ग्रुप 2A मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। बेरिलियम कोई रिएक्शन नहीं देगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद वाटर? आपके पास ऑप्शन होंगी, आपने उठा के बेरिलियम लगा देना है। ठीक है, अब सुनो मैग्नीशियम क्या करता है। मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम टू प्रोड्यूस वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जो बात समझने की ना वो ये है कि स्टीम की बात हो रही है। जब मैग्नीशियम स्टीम में होगा, जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और कलर जो हमारे पास ऑब्टेन होगा वो वाइट होगा। वेरी क्लीन मैग्नीशियम रिबन हैज़ स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। स्टीम के साथ रिएक्शन कमाल का हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, लेकिन जब कोल्ड वाटर डाल दिया हमने तो रिएक्शन स्लाइट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में तो रिएक्शन होगा, क्यों होगा? देखो, क्लीन मैग्नीशियम रिबन लिए, बिल्कुल क्लीन। यहाँ पे वेरी क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेने का मतलब ये है कि ना रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बताई जा रही है, कितना प्योर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन में भी जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो बिल्कुल स्लाइट रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन भी थोड़ा टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा और मैग्नीशियम सरफेस पे फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो बात समझने की वो ये है, जो बात याद रखने वाली है कि जब इसने स्टीम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, इसे गैस लिख लेते हैं,
जब वाटर के साथ इस फॉर्म में रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, लेकिन जब वाटर इस हमारे पास कोल्ड फॉर्म में या कोल्ड वाटर है तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में, और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता। दोबारा मैग्नीशियम ने जब इधर लिखते हैं, मैग्नीशियम ने जब स्टीम के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास आ गया सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट जब इसने कोल्ड वाटर के साथ यानी लिक्विड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, इधर ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, और इसी हाइड्रोक्साइड ने नेगेटिव इफेक्ट डाला है रिएक्शन के ऊपर और उसको फर्दर रोक दिया है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम की तो बात कर ली, बेरिलियम की बात की कि वो करता ही नहीं। मैग्नीशियम की हमने दो बातें डिस्कस कर ली कि एक स्टीम के साथ किस तरह कर रहा है और कोल्ड वाटर के साथ किस तरह कर रहा है। अब कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम की बारी है। अब कह रहे हैं रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगोरसली। मैग्नीशियम ने कितने नखरे दिखाए थे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए, लेकिन कैल्शियम ने क्या किया है, इसने हाई रिएक्शन रेट के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लिए। बाकी कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ये सब लोग रिएक्ट कर लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ। सिर्फ मैग्नीशियम बेरिलियम तो खैर है ही, वो तो किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट कर रहा, वाटर के साथ रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा। बाकी मैग्नीशियम स्टीम के साथ कर रहा है और कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रहा। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ने कोल्ड वाटर के साथ भी कर दिया और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, कैल्शियम लिखा विगोरसली रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं हमारे पास। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स विद एयर और ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा हमारे पास, नॉर्मल ऑक्साइड्स। अब देखो ऊपर हमने पढ़े थे, अच्छा अब आप खुद अब देखो ग्रुप 2A तक हम पहुंच गए हैं। आप लोग जहन में ना खुद ही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स, ये पॉइंट्स में लिखने का बेसिकली मकसद ये है कि आपके ना माइंड में खुद ही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हो जाए। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बन रहे थे, पेरोक्साइड्स भी बन रहे थे, सुपर ऑक्साइड्स भी बन रहे थे, लेकिन ग्रुप 2A में क्या हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स बन रहे हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, ये बात हमने समझ ली। ऑब्टेन्ड आइदर बाय हीटिंग मेटल इन ऑक्सीजन और बाय हीटिंग देयर कार्बोनेट्स। दो तरीके नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑब्टेन करने के, या तो आप जो मेटल है उसको ऑक्सीजन में हीट कर लो, ठीक है ना, उसको उस तरह आपके पास ऑक्साइड्स आ जाएंगे, या फिर आप उनके कार्बोनेट्स को हीट कर लो। ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, इसको हीट किया, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। दूसरी तरीका मैंने क्या बताया कि मैं हीटिंग मेटल विद ऑक्सीजन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोबारा रिपीट करते हैं कि ये ग्रुप 2A एलिमेंट्स अनलाइक ग्रुप 1A एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इस नॉर्मल ऑक्साइड्स को ऑब्टेन करने के दो ही तरीके हैं, एक हीटिंग मेटल इन ऑक्सीजन और दूसरा उसके कैल्शियम का उसके जो कार्बोनेट्स हैं उनको हीट किया जाए। अच्छा, इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल ड्यू टू हाई क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। ठीक हो गया, समझ लग गई हमें बात, ईजी बात है। सॉल्युबिलिटी, ये बात है इम्पोर्टेंट MCQ वाइज। बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर क्वाइट इनसॉल्युबल इन H2O। इसके अलावा कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्साइड इन सॉल्युबल है। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखो अब अकॉर्डिंग टू दिस थिंग क्या कह रहे हैं कि जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है वो तो इनसॉल्युबल है, क्वाइट इनसॉल्युबल है। हाँ, ये लोग हैं जो सॉल्युबल हैं, ठीक है। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ, इसको बार बार पढ़ोगे ना तब जाके आपको ये बातें याद होंगी। उसके बाद है बेसिसिटी, कि सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, यानी एम्फोटेरिक का मतलब है ना जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करे और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सके। जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाता है, और जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेरिलेट्स बनाता है।
बेरिलियम ऑक्साइड। अच्छा बेरिलियम का देखो कितनी ज़्यादा एक्सेप्शन हमें शो हो रही है। बेरिलियम ऊपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, अब दूसरी बात ये आ गई कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अच्छा ऑक्साइड्स ऑफ अदर एल्कली मेटल आर बेसिक इन नेचर, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन तो जहाँ पे एक्सेप्शन है वहाँ पे आप समझ लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। क्या दोबारा पढ़ते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड देखो ग्रुप 2A एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके ऑक्साइड्स बेसिक है एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि एम्फोटेरिक है। जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट बना रहा है, जब एल्कली के साथ रिएक्ट करे तो बेरिलेट्स बना रहा है। इसके अलावा बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी इंक्रीज, इसका मतलब इसमें ज़्यादा बेसिसिटी किस में है, कैल्शियम में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब केमिकल नेचर सुनो, बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अलावा सारे जो हैं आयनिक कंपाउंड है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छा ये ऑक्साइड की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिख दी है, ये गलती मैंने कर दी है। अब ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, केमिकल नेचर को डिस्कस करते हुए कह रहे हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट है, उसके अलावा जितने भी ऑक्साइड्स हैं हमारे पास वो आयनिक है। बेरिलियम ऑक्साइड हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स हार्डर देन ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल। ठीक है, बात ख़त्म हो गई, लेकिन बात आपके जहन से नहीं ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ पे याद, ये बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है आपने। बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर, जहाँ पे एक्सेप्शन है वहाँ पे MCQ तो लाजमी है। उसके बाद है पैरोक्साइड ऑफ हैवियर मेटल, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। अब इसको हैवियर क्यों कहा गया है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग द नॉर्मल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन एट, अब आ रही है मज़े की बात, एट हाई टेम्परेचर। पैरोक्साइड किस तरह ऑब्टेन होते हैं ऑफ हैवी मेटल, आप उसके नॉर्मल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ हीट कर दो और ऑक्सीजन के साथ हीट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पैरोक्साइड्स आ जाएंगे। ये आ गए हमारे पास। पैरोक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ है, पैरोक्साइड्स होते हैं वाइट होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पैरोक्साइड्स आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है। पैरोक्साइड एनाइन होता है इनका, इस तरह इसको मेंशन करते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पैरोक्साइड्स, ठीक है। अब जो आपने पैरोक्साइड निकाल लिया उसको जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन पैरोक्साइड आ जाएगा। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स विद नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट्स बर्न इन नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। चलो अब ये किसी एक बात पे तो इत्तेफाक इन्होंने कर ही लिया, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, जिस एक बात पे जिस पे ये इत्तेफाक कर रहे हैं, नाइट्रोजन ने इन सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया। ऑल एलिमेंट्स बर्न इन नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं N3N2, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा ये कह रहे हैं कि दीज रिएक्ट्स विद वाटर टू लिबरेट NH3। जब हमारे पास ये नाइट्राइड्स होंगे, ये जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, अमोनिया। अच्छा एक बात ये है कि फिर आ गया बेरिलियम, देखो फिर आ गया बेरिलियम को सकून नहीं है, बेरिलियम फिर आ गया। बेरिलियम का जो नाइट्राइड है वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक अब है रिएक्शन ऑफ ग्रुप 3A। अब से अब एल्यूमिनियम की बात करेंगे ग्रुप 3A में। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 3A, सबसे पहले एल्यूमिनियम जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, सुनते हैं ना सिर्फ, बहुत आसान बात है। व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट एक्वायर्स अ थिन कॉन्टिन्यूस कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, ये देखो, विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। क्या होगा कि हम एल्यूमिनियम को जब भी एयर में रखेंगे, एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक रेजिस्टेंस बना देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा जो फर्दर एटमॉस्फेरिक अटैक को प्रिवेंट करेगा। इसलिए ये ना एल्यूमिनियम ना प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए यूज़ होता है,
उसके बाद है however if aluminium powder is heated to 800 degree Celsius metal will react with air to form Al2O3 ALN। अच्छा वो कह रही है कि अगर अभी तो हमने कह दिया कि Al2O3 ने अब फर्दर अटैक को रोक दिया, बट अगर एल्यूमिनियम पाउडर की फॉर्म में हो और इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए, अब ये रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ, वो एयर के साथ, अब कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी और प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह ऑब्टेन होगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज़ अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड गैस। और फिर वो जो वेल्डिंग वाले काम होते हैं ना, ये वो वाली बात हो रही है। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ये भी पता होना चाहिए आपको। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, फॉस्फोरस के साथ, और कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है। इनकी वैलेंसीज का ध्यान रखना है आपने। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। अच्छा, रिएक्शन विद एल्कली, एल्यूमिनियम को जब एल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट आएगा। जब मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो अच्छा रिएक्शन, जब डाइल्यूट एसिड होगा तो स्लो होगा, जब कंसनट्रेटेड एसिड होगा तो रैपिड होगा। ठीक है।